गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए फाइनल ईयर राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे पेपर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अंतर्गत हम आज की कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की जो कर्ता अर्थात स्टेट और नॉन स्टेट जो फैक्टर हैं या एक्टर्स हैं उनके संबंध में आज की कक्षा में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति या संबंधों के परिवेश में तथा उसकी प्रकृति में वर्तमान जगत में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से व्यापक है, तो उसकी जो नेचर है, उसका जो स्वरूप है, उसमें बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन बदलाव हो रहे हैं और आ रहे हैं। एक जमाने में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है वो राज्य प्रणाली के इर्द गिर्द ही घूमती थी। यानी आप समझ सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में केवल राज्य से संबंधित ही क्रियाकलाप, उससे संबंधित ही सब प्रकार के संबंधों का अध्ययन होता था। राज्य से बाहर उसका अध्ययन नहीं होता था। पूरा स्टेट सिस्टम के चारों ओर ही सब कुछ अपनी राजनीति का पूरा परिवेश हमें नजर आता था। संप्रभु राज्य ही अपने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रभावी कर्ता होते थे। संप्रभु मतलब सर्वोच्च राज्य, स्वतंत्र राज्य, वो ही अपने पूरे के पूरे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक प्रभावी मुख्य स्टेट फैक्टर के रूप में भूमिका निभाते थे। ओपेनहीम कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून राज्यों की सहमति पर आधारित है, अतः राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय कानून का मुख्य विषय है। आप समझ सकते हैं कि जो भी इंटरनेशनल लॉज है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है, वो सब राज्यों की सहमति पर ही तो निर्धारित होते हैं। सब राज्य सहमति जताते कि हाँ हम इस कानून को स्वीकार करेंगे। तो कहा जाता है कि जो शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के दौर में अपन देखते हैं, शुरुआत की प्रारंभिक अध्ययन में, तो प्राय सभी राज्यों की सहमति पर यह सब कुछ निर्भर होता था। फ्रेडरिक स्मिथ कहते हैं कि राज्य ही अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के धारक होते हैं, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो भी एक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? स्टेट होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की संविधि में अंकित क्या लिखा है कि न्यायालय के समक्ष आने वाले मामलों में केवल राज्य ही वादी और प्रतिवादी हो सकते हैं। कहने के तात्पर्य, इंटरनेशनल कोर्ट जो हैग में स्थित है, उसके अपनी जो प्रधान संविधि है उसमें लिखा हुआ है कि न्यायालय के समक्ष जो भी मामले आते हैं उसमें केवल वादी राज्य ही हो सकते हैं, प्रतिवादी राज्य ही हो सकते हैं, तीसरे किसी को जगह स्थान नहीं है। आप समझ सकते हैं राज्य ही सब कुछ प्रमुख भूमिका निभा रहा है। किंतु आज अनेक शक्तिशाली राज्यकर्ता यानी गैर राज्यकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रभावी भूमिका निभाने लग गए हैं। ये समझने वाली हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। हम देखते हैं कि लगभग आप देखेंगे कि 20वीं सदी के आधी शताब्दी तक, द्वितीय विश्व युद्ध के काल तक देखिए, राज्य ही राज्य के अलावा कुछ ही नहीं नजर नहीं आता आपको। हर चीज़ में राज्य इन्वॉल्व होता है। लेकिन उसके बाद में देखते हैं कि वर्तमान जगत में विशेषकर देखें तो गैर राज्यकर्ता, नॉन स्टेट एक्टर्स इतने प्रभावी भूमिका निभाते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, जो किसी भी प्रकार के डिसीजन, किसी भी प्रकार की नीति में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। संयुक्त संघ के 193 सदस्य राज्यकर्ताओं के साथ साथ कई हजार गैर राज्यकर्ता समकालिक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पथ प्रशस्त कर रहे हैं। अब सोचिए बात, वर्तमान में हमारे जो यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ है, इसके जो सदस्य है वो 93 है। लेकिन इनके साथ साथ कई नॉन स्टेट एक्टर्स अर्थात गैर राज्यकर्ता जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का पथ मार्गदर्शन कर रहे हैं या प्रशस्त कर रहे हैं, ये है नॉन स्टेट एक्टर्स। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय कर्ताओं की गतिविधियों का अध्ययन आज के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन में एक बहुत ही दिलचस्प विषय बनकर उभरा है। कौन सा? गैर राज्यकर्ता। ठीक है, इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि प्रारंभिक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्राय स्टेट के इर्द गिर्द ही सब कुछ अध्ययन होता था, उसके बारे में सब कुछ विचार किया जाता था। लेकिन वर्तमान जगत की जब बात करें, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बहुत ही व्यापक दृष्टिकोण हो चुका है और उसमें कई नॉन स्टेट एक्टर्स का प्रादुर्भाव हो चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के यथार्थवादी सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के प्रमुख पात्र कौन होते हैं? आप सभी ने पढ़ के आए, राज्य होते हैं, स्टेट होते हैं। यथार्थवादी सिद्धांत तो यही कहता था, मॉर्गन थो आपने अगर याद हो तो। इसके अंतर्गत राज्य के बाह्य व्यवहार का पूरा अध्ययन किया जाता था, जो कि शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की प्राप्ति हेतु कटिबद्ध रहते थे। ये हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है, ठीक है। शक्ति के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना, यथार्थवादी सिद्धांत क्या कहता था कि शक्ति के परिप्रेक्ष्य में राष्ट्र हित की प्राप्ति के लिए कटिबद्ध रहते हैं राज्य। ये तो हम अब तक पढ़ते हुए आ रहे थे। जबकि इसके विपरीत समकालीन युग में, वर्तमान में समकालीन में देखते हैं तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में एक लोकप्रिय दृष्टिकोण, जिसे बहुलतावादी दृष्टिकोण या प्लूरिस्ट अप्रोच कहा जाता है। इसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में वे सभी संगठनकर्ता की भूमिका अदा करते हैं जो संगठित होते हैं, अपने नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार के जन समर्थन पर आधारित होते हैं। आई बात समझ में? अब मतलब वो जो चीज पहले हुआ करती थी कि शक्ति पर आधारित अपने राष्ट्र हितों की प्राप्ति के लिए प्रत्येक राज्य कटिबद्ध है, और वो उससे खिसक कर कई ऐसे लोग, मतलब अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक संगठन, गैर राजनीतिक संगठन ऐसे आगे हैं जो सभी एक कर्ता की भूमिका को अदा करने पर तुले हुए हैं। आप देखेंगे कि वे इतने संगठित होते हैं, इतने लोकप्रिय होते हैं कि वे अपने नीति लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए किसी न किसी प्रकार के जन समर्थन आधारित या किसी भी देश की नीति में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। अर्थात इस बहुलवादी धारणा राज्यकर्ताओं के साथ साथ गैर सरकारी संगठनों, जिसको अपन एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बहुराष्ट्रीय निगमों, अंतरराष्ट्रीय संगठनों को भी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन में एक प्रभावी पात्र के रूप में हमें स्वीकार करना होगा, क्योंकि इसके बिना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का अध्ययन अधूरा है। इसको समझना बेहद जरूरी है। तो आप समझ सकते हैं गैर राज्यकर्ता अर्थात नॉन स्टेट एक्टर्स में कौन कौन है? गैर सरकारी संगठन, मल्टीनेशनल कंपनीज और इंटर स्टेट ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, जिसको रीजनल ऑर्गेनाइजेशन भी कह सकते हैं, ठीक है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय संबंधों अथवा विश्व राजनीति के अध्ययन के मात्र संप्रभु राज्यों की भूमिका के अध्ययन तक सीमित नहीं कर सकते, क्योंकि अब स्थितियां बदल चुकी हैं, परिस्थितियां बहुत ही परिवर्तित हो चुकी हैं। विश्व राजनीति के अध्ययन की पृष्ठभूमि को व्यापक करने के लिए हमें बहुराष्ट्रीय निगमों और गैर सरकारी संगठनों की भूमिका को सम्मिलित करना होगा, क्योंकि जब तक इनका अध्ययन नहीं करेंगे तब तक हम हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को नहीं समझ सकते, क्योंकि इनकी भूमिका दिन प्रतिदिन हमेशा प्रभावित होती गई है और इनका हस्तक्षेप बढ़ता गया है। आप देखिए, जो नॉन स्टेट एक्टर्स हैं अर्थात राज्येतर यानी राज्य से उत्तर राज्येतर करता है, इस सबसे ये ध्वनि निकलती है कि राज्यकर्ता प्रधान पात्र है और अन्य कर्ता गौण पात्र है। यानी जो इस पूरे अंतर्राष्ट्रीय रिलेशन या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो बात करें तो मेन जो एक्टर्स है वो तो स्टेट है, लेकिन उस स्टेट्स को प्रभावित करने के लिए जो सेकेंडरी कैरेक्टर है, पात्र है, वो कौन है? गैर राज्यकर्ता, ठीक है। इस सब की व्याख्या से लगता है क्या अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन माना जाए। इसी प्रकार कतिपय विद्वान अंतर्राष्ट्रीयकर्ता शब्द का प्रयोग करते हुए इस धारणा पर बल देना चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल सरकारों तक सीमित नहीं है। दुर्भाग्य से राजनीतिक शब्दावली में अंतर्राष्ट्रीय यानी ट्रांसनेशनल शब्द का प्रयोग उन अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के संदर्भ में भी किया जाता है जिनका स्वरूप और कार्यक्षेत्र एक राष्ट्र की सीमा से परे बहुराष्ट्रीय होती है अर्थात मल्टीनेशनल होती है। इसके विपरीत अनेक ऐसे गैर सरकारी संगठन एनजीओस हैं जो धन कमाने के लिए काम नहीं करते हैं, जिनके साधन हिंसात्मक नहीं होते हैं तथा भी अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्यकर्ताओं से भी अधिक भूमिका निभाने का काम करते हैं या भूमिका अदा करते हैं। ये आपको समझना जरूरी है, ठीक है। इसलिए विश्व राजनीति में सक्रिय गैर राज्यकर्ताओं को अंतर्राष्ट्रीयकर्ता अर्थात ट्रांसनेशनल एक्टर्स या ऑर्गेनाइजेशन, इंटर गवर्नमेंट एक्टर्स अर्थात अंतर सरकारी कर्ता, नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स अर्थात गैर सरकारी कर्ता अथवा मल्टीनेशनल एक्टर्स बहुराष्ट्रीय कर्ता, इन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जा सकता है।
इसलिए कभी भी ये शब्द आए आपको किसी प्रकार का कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना है। आपको यही समझना है कि इस टॉपिक में जो स्टेट के अलावा नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावी या प्रभावित करने की बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, उनके बारे में हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए कोई भी शब्द आ जाए, जैसे ट्रांसनेशनल एक्टर्स आ जाए, इंटर गवर्नमेंट एक्टर्स आ जाए, नॉन गवर्नमेंटल एक्टर्स आ जाए या मल्टीनेशनल एक्टर्स आ जाए, तो आपको एक ही बात समझना है कि यहाँ पर गैर राज्यकर्ता की बात हो रही है। सभी गैर राज्यकर्ताओं को एक दूसरे से अलग करने वाला बिंदु ये है, यद्यपि उनकी गतिविधियां विश्व के विभिन्न राज्यों में लोगों और वस्तुओं को प्रभावित करती है, तथापि ये सरकारों और राज्यों के साथ औपचारिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं। ध्यान रखना, ये किसी भी सरकार के साथ नहीं जुड़े होते हैं। जो भी गैर राज्यकर्ता है वो किसी सरकार के साथ डायरेक्ट रूप से नहीं जुड़े हुए होते हैं। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक व्यवस्था में इन राज्यकर्ताओं तथा इनकी भूमिका के बीच अंतर क्रियाओं को अंतरराष्ट्रीय अंतरक्रिया कहा जा सकता है। आप समझ सकते हैं कि ये जो पूरा इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें जो नॉन स्टेट एक्टर्स अर्थात राज्यकर्ता या गैर राज्यकर्ता और जो स्टेट है, इनकी जो भूमिका है, इन दोनों के मध्य जो अंतर क्रियाएं होती हैं, इन्हीं को ही अंतर्राष्ट्रीय अंतरक्रिया कह सकते हैं। ठीक है। इसलिए अंतरराष्ट्रीय अंतरक्रिया शब्द को राज्य की सीमाओं के पार सभी वास्तविक और अवास्तविक तत्वों की गतिविधियों को उस सीमा तक शामिल हैं जब कम से कम एक कर्ता किसी एक सरकार अथवा किसी अंतर सरकारी संगठन का भी कर्ता नहीं होता। ये बात आपको बिल्कुल याद रखना है। हमारे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के कई विद्वान हैं जो इस अंतरराष्ट्रीय संबंध के संबंध में अंतर सरकारी संगठनों की गतिविधियों को शामिल कर लेते हैं। अब इंट्रा स्टेट रिलेशन की बात होती है तो उसमें जो एनजीओज हैं उनकी गतिविधि को भी इसमें इंक्लूड कर लेते हैं। रॉबर्ट ओक्योन और जोसेफ ओसीनियर भी कहते हैं कि अधिकांश अंतर सामाजिक अंतर व्यवहार जो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है बिना सरकारी नियंत्रण के संपन्न होता रहता है। अतः किसी भी स्थिति में राज्य विश्व राजनीति में केवल अकेले ही कर्ता नहीं होते हैं। ये विचार कौन प्रकट करते हैं? रॉबर्ट क्योन। ठीक है। इसलिए आर्नोल्ड वॉल्फर है, वो भी कहते हैं कि वेटिकन, अरब अमेरिका तेल कंपनियां तथा अनेक गैर राज्य इकाई कभी कभी अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की दिशाओं को प्रभावित करते हैं, बहुत कुछ प्रभावित करते हैं। हमने देखा जितना भी जो भी घटनाक्रम पिछले एक सदी का देखते हैं और विशेषकर द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की घटनाक्रम देखते हैं तो इसमें ये इंट्रा स्टेट या ट्रांसनेशनल या जो एनजीओज या जो रीजनल कोऑपरेशन है उनकी बहुत बड़ी भूमिका हो रही है। इसलिए ये समझना जरूरी है कि जो भी राज्यकर्ता नॉन स्टेट एक्टर्स हैं इनकी प्रभावी भूमिका बेहद ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत प्रभावी तरीके से बदल रही है और उसमें भूमिका निभा रही है। तो कह सकते हैं कि जो मौलवेंदो का जो यथार्थवादी राजनीतिक दृष्टिकोण जो अप्रोच है उसके अनुसार वो केवल शक्ति के लिए संघर्ष और राज्य को सर्वोच्च स्थान देते थे, लेकिन अब स्थिति ऐसे होती गई है कि इसमें गैर राज्यकर्ता भी उसमें एक प्रभावी भूमिका के रूप में आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि जो भी नॉन स्टेट अर्थात ट्रांसनेशनल एक्टर्स हैं उनके प्रकार और उनके नेचर को समझेंगे कि किस प्रकार से वो कितने प्रकार से और किस प्रकार से प्रभावित करने का काम करते हैं। देखिए, एक अनुमान है कि सभी अंतर्राष्ट्रीय क्रियाशीलता का 33% भाग सिर्फ गैर राज्यकर्ताओं के बीच घटित होता है। आप समझ सकते हैं। सपोज दैट आप मानिए कि जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो कुछ भी बदल रहा है या हो रहा है उसका 33% आप अकेला सिंपल सा नॉन गवर्नमेंट एक्टर्स के द्वारा ही संपन्न होता है और इनके मध्य ही घटित होता है। आप सोच सकते हो कि कितनी बड़ी भूमिका इनके द्वारा निभाई जा रही है। तथा समस्त क्रियाशीलता का करीब 50% से अधिक भाग गैर राज्यकर्ताओं और राष्ट्र राज्यों के बीच घटित होता है। जो भी इंटरनेशनल एक्टिविटीज में होती हैं उसका 50% नॉन स्टेट एक्टर्स और नेशन स्टेट राज्यों के मध्य घटित होता है। 20वीं सदी के प्रारंभ से ही अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संगठनों की संख्या बढ़नी शुरू हो गई थी। गैर सरकारी संगठन जिनमें सरकार का कोई योगदान नहीं होता, सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है, स्वैच्छिक संगठन इसको कह सकते हैं। ये स्वैच्छिक संगठन स्वतंत्र होते हैं और ये होते होते आप देखेंगे कि इनकी
संख्या में, इनके आकार में, इनके स्वरूप में, इनके नीति में बहुत बड़ा बदलाव। आज ये बहुत ही वैश्विक दृष्टिकोण वाले संगठन बन चुके हैं। 1901 में ये संख्या लगभग कहा जाता है कि 180 थी, लेकिन 1975 के आसपास ये 2500, और आज तो इनकी संख्या इतनी है कि लगभग अनगिनत है। अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अस्तित्व में आने से इनकी निश्चित संख्या बता पाना बहुत ही दुष्कर कार्य है। इसलिए आज मोटे तौर पर समझ सकते हैं कि इनकी संख्या बहुत ही अधिकतम संख्या में आज विश्व के अलग अलग कोनों में, अलग अलग क्षेत्रों में ये सब चल रहे हैं। तो देखेंगे अब हम एक एक करके जो प्रमुख गैर राज्यकर्ता हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, वो कौन कौन से हैं आप देखेंगे। सबसे पहले बहुराष्ट्रीय निगम, गैर सरकारी संगठन, अंतर सरकारी संगठन, अंतरराष्ट्रीय गैर सरकारी संगठन, धार्मिक संगठन, गुरिल्ला एवं आतंकवादी संगठन। ये सभी ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को बहुत ही प्रभावित करते हैं और बहुत ही प्रभावी भूमिका निभाते हैं। एक एक करके मैं आपको स्पष्ट करूंगा। सबसे पहले देखते हैं बहुराष्ट्रीय निगम। बहुराष्ट्रीय निगम मतलब मल्टीनेशनल कोऑपरेशन। मल्टीनेशनल कोऑपरेशन, आप देखेंगे कि इन मल्टीनेशनल कोऑपरेशन के माध्यम से किस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। आप देखिए, बहुराष्ट्रीय निगम या कंपनियां एक बहुत ही प्रभावी अंतर्राष्ट्रीय करता है। आप देखेंगे दुनिया में आज लगभग 40,000 प्रमुख बहुराष्ट्रीय कंपनियां विद्यमान हैं या कार्यरत हैं। 40,000। और इनमें से जो प्रमुख कंपनियों की बात करें, जैसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनका नाम है और कई विश्व के देशों में वो काम कर रही हैं, ऐसी संस्था में आप देखेंगे सेल है, बार्कलेज बैंक है, कोका कोला है, पेप्सी है, जनरल मोटर्स है, इंटेल है, नेस्ले है, एमसो है, कार्टलेक्स है, सोनी है, सैमसंग है, गूगल है। समझ रहे आप? इतनी सारी कंपनियां, जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरल मोटर्स, आप देखेंगे टोयोटा, पैनासोनिक, मतलब आप इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। आप कल्पना करोगे कि इनका जो टर्नओवर होता है एक मतलब अपना एक सालाना, एक बहुत बड़े देश की जो जीडीपी का जो होता है ना पूरा डेटा, उससे भी कई गुना अधिक होता है इनका। कई देशों की जीडीपी से इनका ज्यादा टर्नओवर होता है इन कंपनियों का। आप सोचो, इनको कहा जाता है बहुराष्ट्रीय निगम। और इन प्रधान कंपनियों के साथ लगभग 2,50,000 से ज्यादा विदेशी सहायक हिस्सेदार कंपनियां जुड़ी हुई हैं। पार्टनरशिप कंपनियां इसके साथ जुड़ी हुई हैं। 1971 में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने 50,000 करोड़ डॉलर के मूल्य का नया धन पैदा किया था, जो विश्व के समग्र उत्पादन समाजवादी देशों को छोड़कर 5वां भाग था। आप समझ सकते हो। इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की विकास दर को देखें तो अनुमान लगाया जा सकता है कि 2005 तक बहुराष्ट्रीय कंपनियां विश्व के कुल उत्पादन का 60% नियंत्रण पूरा कायम कर लिया था। 60% टोटल वर्ल्ड का प्रोडक्शन का। अमेरिका की 3 बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जनरल मोटर्स, स्टैंडर्ड ऑयल और फोर्ड, इनकी वार्षिक बिक्री भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पादन के बराबर है। सोचो आप, हमारे भारत की जितनी कुल जीडीपी है ना, इतना तो केवल अमेरिका की 3 कंपनियां अपना जो प्रोडक्शन है उसको डेवलप करते हैं। जनरल मोटर्स, स्टैंडर्ड ऑयल और फोर्ड, इनका जो सालाना टर्नओवर है ये हमारी जीडीपी के बराबर है। और हम कहते हैं दुनिया की बहुत बड़ी उभरती हुई महाशक्ति और बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बनकर उभरने का जो दावा करते हैं, सोचो कि ये कंपनियां भी बहुत बड़ी हमारे से ज़्यादा प्रोडक्शन करती है। अमेरिका की 10, ब्रिटेन की 5 और स्विट्जरलैंड की 3 बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूंजीवादी जगत के कुल उत्पादन का 40, 30 और 20% पैदा करती हैं। टोटल कैपिटलिज्म का, पूरे पूंजीवाद के क्षेत्र जगत का कितना? अमेरिका की 10 कंपनियां जो 40%, ब्रिटेन की 5 और स्विट्जरलैंड की 3 जो क्रमशः 30 और 20% पैदा करती है। और आज अमेरिका में 500 इतनी बड़ी कंपनियां हैं जो अमेरिका के कुल उत्पादन का 60% पर नियंत्रण रखती है। विश्व की नंबर 1 जो आर्थिक शक्ति है
नंबर 1 कंट्री है अमेरिका, उसमें भी 500 उसकी बड़ी कंपनियां जो टोटल अमेरिका के 60% जो भी अपना उत्पादन है उस पर अपना नियंत्रण रखती हैं। राजनीतिकर्ता के रूप में ये कंपनियां विश्व राजनीति में बहुत बड़ी सक्रिय भूमिका निभाती हैं। मध्य पूर्व के तेल भंडार के अधिकांश भाग इन कंपनियों के पास है या इन कंपनियों का कब्जा है। अंगोला में सोने, लोहे, तेल के भंडारों पर इन कंपनियों का नियंत्रण है। चिली में अलेंदे की सरकार में अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के राष्ट्रीयकरण के कदम उठाए तो इन कंपनियों ने अलेंदे की हत्या करवा दी और सरकार को उल्टवा दिया, यानी सरकार का पटाक्षेप कर दिया, सरकार को वहाँ से हटा दिया गया। तो आप सोचो कि इन अंतर्राष्ट्रीय निगमों का, कितनी बहुराष्ट्रीय निगमों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। आज अंतर्राष्ट्रीय जगत में जो कुछ भी होता है ये डिसाइड स्टेट नहीं करता है, बल्कि ये मल्टीनेशनल कंपनियां करती हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन करते हैं, क्योंकि इनको पता है कि किस देश से कितना कच्चा माल पैदा हो सकता है, कहाँ से मिल सकता है। तो आप देखेंगे ये तीसरी दुनिया में जो ग्लोबलाइजेशन का नाम लेके जो अंदर घुसते हैं, वहाँ पर अपनी समर्थित सरकार को बैठाने का प्रयास करते हैं। अगर अपनी समर्थित सरकार नहीं बैठ पाती है तो वहाँ के विपक्षी दलों के साथ मिलकर फंडिंग करके उस सरकार को पलट देते हैं, उस सरकार को हटा देते हैं, और अगर कोई अपना विरोधी है तो उसकी हत्या करवा देते हैं। तो एक प्रकार से समझ सकते हैं कि इनका बहुत बड़ी एक भूमिका विश्व राजनीति में होती है। ये विश्व राजनीति में किसी प्रकार के कानून का निर्माण करना है, किसी संधि का निर्माण करना है, जो कुछ भी है ये सबसे पहले अपने हितों को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। आज है अमेरिका हो या यूरोपीय देश हो या कोई भी देश हो, सबसे पहले आज जो प्रमुखता है वो आर्थिक है और इकोनॉमिक पावर के रूप में हर कोई देश आगे बढ़ना चाहता है। इसलिए मल्टीनेशनल कंपनियों का बहुत ही तीव्र गति से विस्तार हो रहा है और हर देश इन मल्टीनेशनल कंपनियों के आधार पर ही आगे बढ़ रहा है। जिस प्रकार की नीतियों का निर्धारण करते हैं उस नीति को फॉलो स्टेट करते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि बहुराष्ट्रीय निगम बहुत ही तीव्र गति से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में प्रभावित करने का काम करते हैं।